गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम फिर उपस्थित हैं आषाढ़ का एक दिन नाटक लेकर। आषाढ़ का एक दिन नाटक 3 भागों में है। इसके 3 अंक हैं। 2 अंक हम लोग पढ़ चुके हैं, आज तीसरा अंक है। थोड़ा सा हम पिछले दोनों अंकों का परिचय करा दें आप लोगों से, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए होंगे तो याद थोड़ा ताज़ा हो जाए। हमने इस नाटक के प्रथम अंक में देखा है कि कालिदास ऋतु संहार की रचना करते हैं और चारों ओर उनकी प्रशंसा हो जाती है। उज्जैनी के राजा भी बहुत प्रशंसा करते हैं इस रचना की, और वो कालिदास से मिलना चाहते हैं, उन कालिदास का सम्मान करना चाहते हैं। तो अपने कुछ राज कर्मचारियों को भेज देते हैं कि कालिदास को ढूंढिए और उनको ले आइए, यहाँ सम्मानित किया जाएगा। तो वहाँ से राज कर्मचारी आते हैं इनको ले जाने के लिए, लेकिन ये जाना नहीं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि ये इस देश को जहाँ इनका जन्म हुआ उसे छोड़ करके जाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर वो मल्लिका से भी प्रेम करते हैं और मल्लिका भी उनसे प्रेम करती है। लेकिन मल्लिका उनका जीवन बनाना चाहती है। वो चाहती है कि कालिदास प्रगति करे, आगे विकास करे, इसलिए उनको वो राजी करती है, राजी करके उनको जो है उज्जैनी भेज देती है सम्मान के लिए। मल्लिका की माँ जो है कालिदास को पसंद नहीं करती है, नफ़रत करती है उसके व्यवहारों से, उससे, इसलिए वो नहीं चाहती कि मल्लिका का कोई संबंध उससे रखे। लेकिन मल्लिका ज़बरदस्ती अपने माँ के खिलाफ जा कर के उससे प्रेम करती है। किसी तरह मल्लिका उसको राजी कर लेती है और कालिदास उज्जैनी चला जाता है। यहीं पे हमारा प्रथम अंक समाप्त होता है। अब नाटक का दूसरा अंक कुछ वर्षों के बाद का है। वहाँ से कुछ साल बाद की घटना है। कुछ साल बाद खबर मिलता है कि कालिदास जो है वहीं पर शादी कर लिया है। जब से गया है तब से आया ही नहीं। वहीं पर कुमार संभवम मेघदूत की रचना भी किया, लेकिन कालिदास वहाँ से आए ही नहीं। और प्रियंगु मंजरी राजा की जो पुत्री है प्रियंगु मंजरी, उससे शादी भी हो गई है। मल्लिका को बहुत दुख होता है, लेकिन कितना दुख होता है, लेकिन कालिदास को अगर कोई गलत ठहराता है, कोई उनके बारे में गलत कहता है, तो वो सहन नहीं करती है। वो किसी भी प्रकार से, चाहे कुछ भी हो जाए, कालिदास के प्रति बुरी बात सुनना पसंद नहीं करती है, क्योंकि माँ भी उसकी हमेशा उसकी बुराई करती रहती है, लेकिन वो सुनना पसंद नहीं करती है। एक बार कालिदास जो है वापस आते हैं अपने गांव, और उनकी पत्नी भी आई हुई है। लेकिन कालिदास जो है अपने घर की ओर निकल लेते हैं जहाँ वो रहते थे, लेकिन मल्लिका से मिलने नहीं आते हैं। मल्लिका को पता चलता है कालिदास आए हैं और मुझसे मिले नहीं, तो उनको बहुत दुख होता है। उल्टे प्रियंगु मंजरी मल्लिका से मिलने आती है और इनके घरों को बनाने के लिए कि घर बनवा देंगे, इसकी मरम्मत करवा देंगे, नया बिल्डिंग बनवा दें, चलो तुम्हें भी अपने साथ ले चले, तमाम प्रकार की ऑफ़र भी देती है। और कहती है कि हमारे यहाँ चलो, वहाँ बहुत सारे राज कर्मचारी हैं, किसी से जिससे तुम कहोगे उससे हम शादी करा देंगे तुम्हारी, तमाम ऑफ़र देती है। लेकिन मल्लिका ठुकरा देती है। मल्लिका को बस इसी बात का दुख है कि सच में कालिदास वही है जिससे हम प्रेम करते थे, जो कहता था कभी शादी नहीं करेंगे, और आज वहाँ गया तो शादी कर लिया। अब मुझसे कहता था शादी नहीं करेंगे, मुझसे प्रेम करता था, मुझे छोड़ के जा नहीं रहा था, और गया तो वहीं का हो गया, वहीं बस गया, और आया भी तो मिलने नहीं आया मुझसे। तो तमाम उसके मन में चलते हैं, और अपने माँ के सीने से लग करके मल्लिका और रोने लगती है। यहीं पे हमारा नाटक का दूसरा अंक समाप्त होता है। अब चलते हैं हम नाटक के तीसरे अंक पर और देखते हैं कि नाटक का तीसरा अंक कहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है। तो नाटक का तीसरा अंक।
अब यहाँ से कुछ और वर्षों के बाद की घटना है, अर्थात अब प्रियंगु मंजरी भी और कालिदास दोनों जो है यहाँ से चले गए फिर उज्जैनी के लिए। उसके बाद की घटना, कुछ वर्षों के बाद की घटना यहाँ पर दर्शाया गया है। अब रंगमंच कैसा है उसका थोड़ा सा उल्लेख है, तो देखते हैं। चलिए रेडी हो जाए। तीसरा अंक, वर्षा और मेघ गर्जन का शब्द बिल्कुल जैसे पहले अंक में फिर दूसरे अंक में वैसे ही। पर्दा उठने पर वही प्रकोष्ठ, बिल्कुल वही कमरा, वही रूम, वही दृश्य। एक दीपक जल रहा है, उसमें एक दीपक जल रहा है। प्रकोष्ठ की स्थिति में पहले से बहुत अंतर दिखाई देता है, बदलाव हो गया है। सब कुछ जर्जर है और अस्त व्यस्त है। अब जो है बिल्कुल सब कुछ एकदम जर्जर हो गया है, गिरने वाला है, अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। आप देखे होंगे कि नाटक के पहले अंक में प्रकोष्ठ बड़ा व्यवस्थित था, दूसरे में थोड़ा सा स्थिति डैमेज होती है, लिपाई पुताई सही से नहीं होती है, सब कुछ उखड़ पुखड़ रहा होता है। लेकिन तीसरे अंक में देखिए प्रकोष्ठ की स्थिति बिल्कुल जर्जर हो गई है, अस्त व्यस्त हो गई है। कुंभ केवल एक ही है। अब जो घड़ा था, जो कुंभ था, वो केवल एक ही बचा है और उसका भी कोना टूटा हुआ है। आसन अपने स्थान से हटा हुआ है और जो आसन है जिस पर बैठने के लिए जो आसन था वो भी अपने स्थान से हटा हुआ है और उस पर अब बाघ छाल नहीं है। पहले उस पर बाघ छाल थी, यानी कवर था, अब नहीं है। दीवारों पर से स्वस्तिक आदि के चिन्ह लगभग बुझ चुके हैं और दीवारों पर जो स्वास्तिक के, कमल के जो भी चिन्ह बने हुए थे वो सब लगभग समाप्त हो चुके हैं, अब नहीं दिखाई दे रहे हैं। चूल्हे के पास केवल एक बर्तन है और चूल्हे के पास केवल एक ही और 2 बर्तन दिखाई दे रहे हैं, बर्तन भी नहीं है, जिन पर स्याही चढ़ी है। एक कोने में फटे मैले वस्त्र एकत्रित हैं। प्रकोष्ठ में कोई नहीं है और प्रकोष्ठ में कोई दिखाई नहीं दे रहा है। मातुल भीगे वस्त्रों में बैसाखी के सहारे चलता हुआ आता है, लेकिन जो मातुल है वो भीगा हुआ है बारिश की वजह से और बैसाखी के सहारे चलता हुआ वहाँ पहुँचता है। चारों ओर दृष्टि डालकर एक लंबी सांस लेता है और नकारात्मक ढंग से सिर हिलाता है और प्रकोष्ठ के बीचों बीच आ जाता है, एंट्री कर जाता है। मातुल बोलता है, मल्लिका। मल्लिका का स्वर अंदर से सुनाई देता है। मल्लिका अंदर है और अंदर से ही वो बोलती है। मल्लिका बोलती है, कौन है? मातुल बोलता है, मैं हूँ मातुल। देखो वर्षा ने मातुल की क्या दुर्गति कर दी है, तुम बाहर निकल के आओ, देखो मातुल की क्या दुर्गति हो गई है बारिश में। सिर से और वस्त्रों से पानी निचोड़ने लगता है। सिर पर बालों में पानी है तो उसको निचोड़ रहा है और कपड़ों में जो पानी है उसको निचोड़ रहा है। मल्लिका अंदर से आती है, उसके वस्त्र फटे हैं, रंग पहले से काला पड़ गया है और आँखों का भाव भी विचित्र सा लगता है। उसके व्यक्तित्व में भी प्रकोष्ठ की सी ही जीर्णता है। किवाड़ खुलने पर अंदर का जो भाग दिखाई देता है वह अब तल्प के स्थान पर एक टूटा हुआ पालना रखा है। पहले उसमें एक तल्प था लेकिन अब वो नहीं है, उसके स्थान पर एक टूटा हुआ पालना दिखाई दे रहा है। मल्लिका बाहर आकर किवाड़ बंद कर देती है। मल्लिका बोलती है, आर्य मातुल, आप इस वर्षा में? मातुल बोलता है, वर्षा से बचने के लिए तुम्हारे घर के सिवा कोई शरण नहीं थी, सोचा यहीं जो हो। मातुल के लिए आज भी तुम वही मल्लिका हो। यह आषाढ़ की वर्षा तो मेरे लिए काल हो रही है। पहले जब 2 पैरों पर चल लेता था तो मैंने कभी भारी से भारी वर्षा की चिंता नहीं की, परंतु अब यह स्थिति है कि बैसाखी आगे रखता हूँ तो पैर पीछे को फिसल जाता है और पैर आगे रखता हूँ तो बैसाखी पीछे को फिसल जाती है। यह जानता कि राजप्रसाद में रहकर पांव तोड़ बैठूंगा तो कभी गांव छोड़कर वहां न जाता। अब पीछे से मेरा घर भी उन लोगों ने ऐसा कर दिया है कि कहीं पैर टिकता ही नहीं। इन चिकने शिलाखंडों से तो वह मिट्टी ही अच्छी थी जो पैरों को पकड़ती थी। मैं तो अब घर के रहते बेघर रहा हूँ, न बाहर रहते बनता है
न अंदर। उन श्वेत शिला खंडों के दर्शन से ही मुझे प्रसाद का स्मरण हो आता है, जहाँ रहकर वह पांव तोड़ आया हूँ। अब ये बता रहा है, मातुल भी गया था उज्जैनी। जब कालिदास आए थे बीच में दूसरे अंक में, तो मातुल को भी ले गए थे। मातुल वहाँ गया है और वहाँ गिर गया है, या जैसे भी उसके पाँव जो है टूट चुके हैं। अब वो वापस गांव आ गया वहाँ से, जब पैर टूट गया है तो बैसाखियों पर चलता है। तो आया है तो यहाँ उसका घर भी तोड़ करके बिल्कुल एकदम नया बना दिया गया है और टाइल्स वाइल्स लगा दिया गया है, ठीक है, एकदम चिकना सा हो गया है। तो वही कह रहा है कि पैर वहाँ सरकता है, आगे सरकता है, खन पीछे सरकता है, अर्थात उसमें मैं नहीं चल पाता हूँ। पहले जब मिट्टी का था तो आराम से चल लेता था, अब तो बैसाखी पे हो गया हूँ और सरकता है, ठीक है। मल्लिका कह रही है खड़े रहने में कष्ट होगा, आसन ले लीजिए। वो कहती है कि आपके पैर ठीक नहीं हैं, कब तक बैसाखियों पर खड़े रहेंगे, आपको कष्ट होगा, आसन ले लीजिए और इस पर बैठ जाइए। मातुल जो है आसन के पास जाकर बैसाखी रख देता है और जमकर बैठ जाता है, ठीक है। मातुल बोलता है, मुझसे कोई पूछे तो मैं कहूँगा कि राजप्रसाद में रहने से अधिक, राजप्रसाद का मतलब होता है राजा का महल, ठीक है, तो राजप्रसाद में रहने से अधिक कष्टकर स्थिति संसार में हो ही नहीं सकती। मातुल कहता है कि अगर मुझसे कोई कहे कि सबसे कठिन स्थिति संसार में, कष्टकर स्थिति कहाँ है संसार में, तो मैं कहूँगा कि वो राजमहल है। आप आगे देखते हैं तो प्रतिहारी जा रहे हैं, पीछे देखते हैं तो प्रतिहारी आ रहे हैं। वो कहता है कि जब वहाँ थे तो जब आगे देखूँ तो कोई प्रतिहारी आगे आगे जा रहा है, पीछे देखूँ तो कोई प्रतिहारी पीछे से आ रहा है। सच कहता हूँ, मुझे कभी पता ही नहीं चल पाया कि प्रतिहारी मेरे पीछे चल रहे हैं या मैं प्रतिहारियों के पीछे चल रहा हूँ। और इससे भी कष्टकर स्थिति यह थी कि जिन व्यक्तियों को देखकर मेरा आदर से सिर झुकने को मन करता था, वे मेरे सामने सिर झुका देते थे। मेरे सामने कह रहा है कि जिन व्यक्तियों को देखकर मेरा सिर झुकाने का मन होता था, वो मेरे सामने सिर झुका देते थे। हाथ से अपनी ओर संकेत करता है और कहता है, बताओ मातुल में ऐसा क्या है जिसके आगे कोई सिर झुकाएगा। मातुल न देवी है, न देवता है, न पंडित है, न राजा है, तो फिर कोई क्यों सिर झुकाकर मातुल की वंदना करे। परंतु नहीं, लोग मातुल की तो क्या, मातुल के शरीर से उतरे वस्त्र तक की वंदना करने को प्रस्तुत थे। बताओ, मैं वंदना करने लायक हूँ जो मुझे कोई पूजे? लेकिन वहाँ था तो लोग मेरे वस्त्र का, मेरे शरीर का जो वस्त्र उतर जाता था उसकी भी लोग वंदना करते थे। और मैं बार बार अपने को छू कर देखता था कि मेरा शरीर हाड़ मांस का ही है या चिकने पत्थर का हो गया है। क्यों लोग इतना सम्मान दे रहे हैं, सिर झुका रहे हैं। जैसे मंदिरों में देवी देवताओं का होता है, कहीं वैसा तो नहीं न हो गया है। सब मूर्ति समझकर मेरे सामने सिर झुका रहे हैं। यहाँ आकर सबसे बड़ा सुख यही है कि न कोई झुककर मेरी वंदना करता है और न ही मुझे भ्रम होता है कि मैं आगे चल रहा हूँ या प्रतिहार आगे चल रहे हैं। केवल यह वर्षा मुझसे नहीं सही जाती, क्योंकि वर्षा आ जाती है और इसमें मैं चल नहीं पाता हूँ तो भीग जाता हूँ। मल्लिका बोली, वस्त्र सुखाने के लिए आग जला दूँ? मातुल चूल्हे की ओर देखता है, फिर चारों ओर दृष्टि डालता है तो वहाँ कुछ दिखाई नहीं देता है, ठीक है। तो मातुल बोलता है, तुमने घर की अवस्था कर रखी है। अंबिका के न रहने से घर की व्यवस्था ही नहीं रही। मातुल कहता है कि तुम घर की क्या अवस्था कर रखी है, ये क्या घर की स्थिति तुम बना रखी हो। अंबिका जब रहती थी तो घर की व्यवस्था कितनी अच्छी थी, उसके न रहने से एकदम व्यवस्था ही चौपट हो गई है। यह ठीक है कि प्रियंगु मंजरी ने तुम्हारे लिए कुछ वस्त्र और स्वर्ण मुद्राएं भिजवाई थी जो तुमने लौटा दी। मल्लिका, मुझे उनकी आवश्यकता नहीं थी। मैले वस्त्रों के पास जाकर उनके नीचे से भोजपत्रों का बना ग्रंथ निकाल लेती है और उसकी धूल झाड़ने लगती है। जो वस्त्र भोजपत्र जो सिल करके बनाई थी
मातुल, और इस घर के परिसंस्कार के लिए भी उसने स्थापतियों से कहा था। मल्लिका, मैंने किसी परिसंस्कार की आवश्यकता नहीं समझी। अर्थात प्रियंगु मंजरी ने उसका घर को जो है मरम्मत कराने के लिए भी कहा था, तो चूँकि मल्लिका यह एहसान नहीं लेना चाहती थी, इसलिए वो मना कर देती है कि नहीं नहीं, मेरा जैसे है वैसे ही रहने दिया जाए। ग्रंथ रखने के लिए इधर उधर स्थान देखती है, फिर उसे मातुल के पास आसन पर रख देती है। कहीं स्थान नहीं मिलता है तो वहीं रख देती है। और आग जला दूं, बोलती है आग जला दूं। मातुल बोलता है नहीं, वर्षा थम रही है। बैसाखी लिए हुए झरोखे के पास चला जाता है। हल्की हल्की बूंदें है, बोलता है कि हल्की हल्की बूंदें है, किसी तरह घिसटता हुआ घर पहुंच जाऊं तो वहीं वस्त्र सुखाऊंगा। कहीं फिर धरासार बरसने लगा तो बस। झरोखे से हटकर मल्लिका के पास आ जाता है। तुमने कश्मीर का कुछ समाचार सुना है? बोलता है कि तुमने कश्मीर का कुछ समाचार सुना? मल्लिका बोलती है, मल्लिका गंभीर और स्थिर दृष्टि से उसकी ओर देखती रहती है और फिर बोलती है, मैं हर समय घर में ही रहती हूँ, कहीं का भी समाचार कैसे सुन सकती हूँ? जब घर से बाहर निकलूँ तब तो सुनूँ। मातुल बोलता, मैंने सुना है कि सुना है लेकिन विश्वास नहीं होता, परंतु होता भी है। राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है, हो सकता है। जितना संभव है कि ऐसा न हो, उतना ही संभव है कि ऐसा हो भी सकता है, और यह भी संभव है कि जो हो वह न भी हो, यानी कुछ तो घटना घटी है। मातुल बोलता है लेकिन उस घटना पर विश्वास नहीं हो रहा है। मल्लिका अप्रतिभ सी उसकी ओर देखती रहती है। मल्लिका बोलती है, परंतु समाचार क्या है, यह तो बताइए। मातुल बोलता है, समाचार यह है कि सम्राट का निधन हो गया है। समाचार यही है कि जो वहाँ के राजा थे उनका निधन हो गया है, और कश्मीर में विद्रोही शक्तियाँ सिर उठा रही है और वहाँ पर विद्रोह हो रहा है। वहीं से आए एक आहत सैनिक का कहना है कि कालिदास ने कश्मीर छोड़ दिया है। एक आए हुए वहाँ का एक सैनिक है जो यहाँ आया है और वो बता रहा है कि कालिदास ने कश्मीर छोड़ दिया है। मल्लिका बोलती है, उन्हें कश्मीर छोड़ दिया, उन्होंने कश्मीर छोड़ दिया है। वैसे अप्रतिभ सी आसन पर बैठ जाती है और बोलती है, और अब पुनः उज्जैनी चले गए हैं। कश्मीर छोड़ दिया और पुनः उज्जैनी चले गए। मातुल बोलता है, नहीं, उज्जैनी नहीं गया। वहाँ के लोगों का तो कहना है कि उसने संन्यास ले लिया है। वो खबर देता है कि उज्जैनी के लोग तो कहते हैं कि वो संन्यास ले लिया है और काशी चला गया है, परंतु मुझे विश्वास नहीं होता। उसका राजधानी में इतना मान है, यदि कश्मीर में रहना संभव नहीं था तो उसे सीधे राजधानी चले जाना चाहिए, परंतु असंभव भी नहीं एक राजनीतिक जीवन दूसरे कालिदास। मैं आज तक दोनों में से किसी की भी धुरी नहीं पहचान पाया, न राजनीति को पहचान पाया और न कालिदास को पहचान पाया। मैं समझता हूँ कि जो कुछ मैं समझ पाता हूँ, सत्य सदा उसके विपरीत होता है, और मैं जब उस विपरीत तक पहुँचने लगता हूँ तो सत्य उस विपरीत से विपरीत हो जाता है। अतः मैं जो कुछ समझ पाता हूँ वह सदा ही झूठ होता है, वो सत्य नहीं होता। इससे अब तुम निष्कर्ष निकालो, मैं निष्कर्ष नहीं निकालूंगा। अगर मैं कुछ भी निकालूंगा तो वो झूठ हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए अब तुम निष्कर्ष निकालो कि सत्य क्या हो सकता है, कि उसने संन्यास ले लिया है या नहीं लिया है, ये तुम निष्कर्ष निकालो। मैं समझता हूँ कि उसने संन्यास नहीं लिया है। जहाँ तक मुझे उम्मीद है, मैं सोच पाता हूँ, तो मुझे लगता है कि वो संन्यास नहीं लिया है। इसलिए सत्य यही होना चाहिए कि उसने संन्यास ले लिया है और काशी चला गया है। अगर ये बात झूठ है कि उसने संन्यास ले लिया है तो फिर यही सत्य होना चाहिए कि उसने संन्यास ले लिया और काशी चला गया है। मल्लिका आसन से ग्रंथ उठाकर वक्ष से लगा लेती है, सीने से लगा लेती है
और बोलती है, नहीं, यह सत्य नहीं हो सकता। मेरा हृदय इसे स्वीकार नहीं करता कि वो संन्यास ले लिया है। मातुल बोलता, मैंने तुमसे क्या कहा था कि मैं जो कहूँगा वह कभी सत्य नहीं हो सकता। हो गया नहीं हो सकता। वह काशी गया है तो भी मैं झूठा हूँ और नहीं गया तो भी झूठा हूँ, यह तो ठीक है। बैसाखी पटकता हुआ चला जाता है। मल्लिका गुमसुम सी आसन पर बैठी रहती है और मातुल निकल जाता है। मल्लिका बोलती है, नहीं, सोचने लगती है, मन ही मन कहने लगती है, नहीं, तुम काशी नहीं गए हो, तुमने संन्यास नहीं लिया है। मैंने इसलिए तुमसे यहाँ से जाने के लिए नहीं कहा था कि तुम संन्यास ले लो। मैंने इसलिए भी नहीं कहा था कि तुम जाकर कहीं का शासन भार संभालो। और मल्लिका ये भी कहती है कि मैंने ये भी नहीं कहा था, मैं इसलिए भी नहीं तुम्हें वहाँ भेजा था कि तुम जाकर के वहाँ का राजपाट संभालो। फिर भी जब तुमने ऐसा किया, मैंने तुम्हें शुभकामनाएं दी, और फिर भी मैंने तुम्हें शुभकामनाएं दी। यद्यपि प्रत्यक्ष तुमने वे शुभकामनाएं ग्रहण नहीं की, जबकि तुमने वो प्रत्यक्ष रूप से आकर के वो शुभकामनाएं ग्रहण नहीं की, मिलने तक नहीं आए। ग्रंथों को हाथ में लिए जैसे अभियोगपूर्ण दृष्टि से उसे देखती है। मैं यदि तुम्हारे जीवन में नहीं रही, फिर बोलती है कि मैं यदि तुम्हारे जीवन में नहीं रही, परंतु तुम मेरे जीवन में सदा बने रहे हो। करे कि जबकि मैं तुम्हारे जीवन में तो नहीं रही, लेकिन परंतु तुम मेरे जीवन में सदा बने रहे हो। मैंने कभी तुम्हें अपने से दूर नहीं होने दिया। तुम रचना करते रहे और मैं समझती रही कि मैं सार्थक हूँ, मेरे जीवन की भी कुछ उपलब्धि है। तुम रचना करते रहे और मैं समझती थी ये तुम्हारी रचना मेरे जीवन की क्या है, सार्थक है, मेरे जीवन की कुछ उपलब्धियाँ हैं। मैंने अगर तुम्हें नहीं भेजा होता तो शायद ये रचना नहीं हो पाती। ये सोचकर मैं खुश होती थी कि मेरे वजह से ही ये रचना, ये उपलब्धियाँ मिल रही है, और मैं समझती थी मैं सही हूँ। ग्रंथ को घुटनों पर रख लेती है, और आज तुम मेरे जीवन को इस तरह निरर्थक कर दोगे, और आज तुम संन्यास लेकर के मेरे जीवन को झूठा कर दोगे, निरर्थक कर दोगे, बिना अर्थ का कर दोगे। ग्रंथ को आसन पर रखकर उद्विग्न दृष्टि से उसकी ओर देखती रहती है। तुम जीवन से तटस्थ हो सकते हो, करे ये कि तुम जीवन से दूर हो सकते हो, किनारे पर हो सकते हो, अलग हो सकते हो, परंतु मैं तो अब तटस्थ नहीं हो सकती। लेकिन अब मैं तटस्थ नहीं हो सकती, मैं तुमसे दूर नहीं हो सकती। क्या जीवन को तुम मेरी दृष्टि से देख सकते हो? जिस दृष्टि से मैं जीवन को देख रही हूँ, क्या तुम भी उसे देख सकते हो? जानते हो मेरे जीवन के ये वर्ष कैसे व्यतीत हुए हैं? क्या तुम जानते हो मेरा जीवन कैसे व्यतीत हुआ है? इन वर्षों में मैंने क्या क्या देखा है, क्या से क्या हुई हूँ, क्या तुम जानते हो? उठकर अंदर का किवाड़ खोल देती है और पालने की ओर संकेत करती है, बोलती है, इस जीव को देखते हो, पहचान सकते हो? यह मल्लिका है जो धीरे धीरे बड़ी हो रही है, और माँ के स्थान पर अब मैं उसकी देखभाल करती हूँ। यह मेरे अभाव की संतान है। जो भाव तुम थे वह दूसरा नहीं हो सका, परंतु अभाव के कोष्ठ में किसी दूसरे के जाने कितनी कितनी आकृतियां हैं। जानते हो मैंने अपना नाम खोकर एक विशेषण उपार्जित किया है, और अब मैं अपनी दृष्टि से में नाम नहीं केवल विशेषण। पालने की ओर इशारा करती है। छोटी सी बच्ची उस पर सो रही है और वो बोलती है कि वो बच्ची अब मैं हूँ, और माँ की जगह पर, यानी बच्ची ने मेरा रूप ले लिया है और मैंने माँ का रूप ले लिया है। अर्थात जहाँ माँ बैठा करती थी अब मैं वहाँ बैठती हूँ, और जहाँ मैं रहा करती थी वहाँ मेरी पुत्री आ गई है। अब किवाड़ बंद करके आसन की ओर फिर लौट जाती है। व्यवसायी कहते थे, और फिर बोलती है कि व्यवसायी जो वहाँ से व्यापार करते हैं, आते जाते रहते हैं,
व्यापारी का काम करते हैं, उनके बारे में कहती है कि व्यवसायी कहते थे उज्जैनी में अपवाद है, तुम्हारा बहुत सा समय वारंगड़ाओं के सहवास में व्यतीत होता है, परंतु तुमने वारंगड़ा का यह रूप भी देखा। आज तुम मुझे पहचान सकते हो। मैं आज भी उसी तरह पर्वत शिखर पर जाकर मेघमालाओं को देखती हूँ, उसी तरह ऋतु संहार और मेघदूत की पंक्तियाँ पढ़ती हूँ। मैंने अपने भाव के कुष्ठ को रिक्त नहीं होने दिया, परंतु मेरे भाव की पीड़ा का अनुमान लगा सकते हो तुम। कुहनियाँ आसन पर रख कर बैठ जाती है और ग्रंथ हाथों में उठा लेती है। फिर बोलती है, नहीं, तुम अनुमान नहीं लगा सकते। तुमने लिखा था कि एक दोष गुणों के समूह में उसी तरह छिप जाता है जैसे चाँद की किरणों में कलंक छिप जाता है, परंतु दरिद्र नहीं छिपता, 100 गुणों में भी नहीं छिपता, नहीं छिपता ही नहीं है। 100 गुणों को छा लेता है, एक एक करके नष्ट कर देता है, लेकिन दरिद्र नहीं छिपता। बोलती बोलती और अंतर्मुख हो जाती है। बोलती बोलती अंतर्मुख हो जाती है। थोड़ा सा रुकेंगे। चलिए, फिर बोलती है, परंतु मैंने यह सब सह लिया। मैंने यह सब सह लिया, इसलिए सह लिया कि मैं टूट कर भी अनुभव करती रही कि तुम बने रहो। मैं टूटती रही और ये सोचती रही कि तुम बन रहे हो, इसलिए मेरा टूट जाना भी सही है, क्योंकि मैं अपने को अपने में न देखकर तुम में देखती थी, और आज यह सुन रही हूँ कि तुम सब छोड़कर संन्यास ले रहे हो, तटस्थ हो रहे हो, जीवन से भाग रहे हो, उदासीन हो रहे हो। मुझे मेरी सत्ता के बोध से इस तरह वंचित कर दोगे। फिर बिजली चमक जाती है और मेघ गर्जन सुनाई देता है। वही आषाढ़ का दिन है, आज भी वही आषाढ़ का दिन है। उसी तरह मेघ गरज रहे हैं, वैसे ही वर्षा हो रही है। वही मैं हूँ और मैं भी वही हूँ, उसी घर में हूँ, किंतु तुम नहीं हो बस। पुनः बिजली कौंती है और मेघ गर्जन सुनाई देता है, और ढ्योढ़ी का द्वार धीरे धीरे खुलता है। कालिदास छत बिछत सा द्वार खोलकर ढ्योढ़ी में ही खड़ा रहता है। मल्लिका किवाड़ खुलने के शब्द से उधर देखती है और सहसा उठ खड़ी होती है। कालिदास अंदर आता है। मल्लिका जड़ से उसे देखती है, एकदम स्थिर हो जाती है, हिलडुल नहीं पाती है, उसे देखती रहती है। कालिदास बोलता है, संभवतः पहचानती नहीं हो। मल्लिका उसी तरह देखती रहती है। कालिदास प्रकोष्ठ में है, इधर उधर देखता है, फिर मल्लिका पर सिर से पैर तक एक एक दृष्टि डालकर आसन की ओर चला जाता है, और उसके बाद बोलता है, और न पहचानना ही स्वाभाविक है। कालिदास कहता है, संभवतः पहचानती नहीं हो और न पहचानना ही स्वाभाविक है, क्योंकि मैं वह व्यक्ति नहीं हूँ जिसे तुम पहले पहचानती रही हो। मैं अब दूसरा व्यक्ति हूँ। बाहें पीछे टिकाकर आसन पर बैठ जाता है और फिर बोलता है कि सच कहूँ तो वह व्यक्ति हूँ जिसे मैं स्वयं भी नहीं पहचानता, अर्थात मैं वह व्यक्ति हूँ जिसको अब तो मैं ही नहीं पहचान पाता हूँ। तुम इस तरह जड़ सी क्यों खड़ी हो? मुझे देखकर बहुत आश्चर्य हुआ क्या? मल्लिका किवाड़ बंद कर देती है, फिर खोई सी उसकी ओर बढ़ आती है। मल्लिका आश्चर्य से
मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि तुम हो, और मैं जो तुम्हें देख रही हूँ वास्तव में मैं ही हूँ। ऐसा लग रहा है कि ये सब सपना है। कालिदास बोलता है, देख रहा हूँ कि तुम भी वह नहीं हो जो पहले हुआ करती थी। सब कुछ बदल गया है, या संभव है कि परिवर्तन केवल मेरी दृष्टि में हुआ है, या कि मैं ही केवल बदलाव देख रही हूँ, मेरी दृष्टि ही बदलाव देख रही है। पहले जैसा ही है क्या सब? मुझे तो लग रहा है कि सब कुछ परिवर्तन हो गया है, बदलाव आ गया है। मल्लिका, मुझे विश्वास नहीं होता कि यह स्वप्न नहीं है। मुझे तो यह स्वप्न लग रहा है, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है। कालिदास कहता है, नहीं, स्वप्न नहीं है, यथार्थ है कि मैं यहाँ हूँ। दोनों दिनों की यात्रा करके थका टूटा हारा हुआ यहाँ आया हूँ कि एक बार यहाँ के यथार्थ को देख लूँ, यहाँ की वास्तविकता को देख लूँ। मल्लिका बोलती है, बहुत भीग गए हो। मेरे यहाँ सूखे वस्त्र तो नहीं हैं, पर मैं हूँ। कालिदास, मेरे भीगे होने की चिंता मत करो। जानती हो, इस तरह भीगना भी जीवन की एक महत्वाकांक्षा हो सकती है। वर्षों के बाद भीगा हूँ, अभी सूखना नहीं चाहता। चलते चलते बहुत थक गया था। कई दिन ज्वर आता रहा, परंतु इस वर्षा से जैसे सारी थकान मिट गई है। मल्लिका उसके और पास चली जाती है। मल्लिका बोलती है, बहुत थक गए हो। कालिदास, थक गया था, अब भी थका हूँ, परंतु वर्षा ने थकान कम कर दी है। मल्लिका बोलती है, तुम सचमुच पहचाने नहीं जाते। कालिदास क्षण भर उसे देखता रहता है, फिर उठकर झरोखे के पास चला जाता है और बोलता है, तुम ही कहाँ पहचानी जाती हो, तुम भी तो पहचान में नहीं आ रही हो। यह घर भी कितना बदल गया है, और मैं आशा कर रहा था कि सब कुछ वैसा ही होगा जैसा मैं छोड़ के गया था। ज्यों का त्यों होगा, सब कुछ अपने स्थान पर होगा, यथा स्थान होगा, पर कुछ भी तो यथा स्थान नहीं है। चारों ओर देखता है, तुमने सब कुछ बदल दिया है, सभी कुछ बदल दिया है। मल्लिका बोलती है, मैंने नहीं बदला। कालिदास उसकी ओर देखता है, फिर टहलने लगता है। कालिदास बोलता है, जानता हूँ तुमने नहीं बदला, परंतु मल्लिका उसके बाद उसके पास आ जाता है। बोलता है, मैंने नहीं सोचा था कि यह घर कभी मुझे अपरिचित भी लग सकता है। यहाँ की प्रत्येक वस्तु का स्थान और विन्यास इतना निश्चित था, परंतु आज सब कुछ अपरिचित लग रहा है। और उसकी आंखों में देखता हुआ बोलता है, तुम भी अपरिचित सी लगती हो, तुम भी अपरिचित लग रही हो। इसलिए कहता हूँ कि संभव है दृश्य उतना नहीं बदला जितना मेरी दृष्टि बदल गई है। मुझे लग रहा है कि मेरी दृष्टि ही बदल गई है क्या, जिससे सब कुछ बदला बदला दिखाई दे रहा है। मल्लिका बोलती है, थक गए हो, बैठ जाओ। आँखों से लगता है तुम अब भी स्वस्थ नहीं हो। तुम्हारी आँखों में से ऐसा लग रहा है कि तुम अभी भी स्वस्थ नहीं हो। कालिदास बोलता है, बहुत दिन इधर उधर भटकने के बाद यहाँ आया हूँ। कश्मीर जाते हुए जिस कारण से नहीं आया था, आज उसी कारण से आया हूँ। क्षण भर दोनों की आंखें मिली रहती है। मल्लिका बोलती है, आर्य मातुल से आज ही पता चला था कि तुमने कश्मीर छोड़ दिया है। कालिदास बोला, हाँ, क्योंकि सत्ता और प्रभुता का मोह छूट गया है। आज मैं उस सबसे मुक्त हूँ जो वर्षों से मुझे कसता रहा है। कश्मीर में लोग समझते हैं कि मैंने संन्यास ले लिया है, परंतु मैंने संन्यास नहीं लिया। मैं केवल मातृगुप्त के कलेवर से मुक्त हुआ हूँ। मुझे मातृगुप्त बनकर नहीं रहना, जिससे पुनः कालिदास के कलेवर में जी सकूं। मैं चाहता हूं कि मैं पुनः कालिदास बन के जी सकूं। एक आकर्षण सदा मुझे उस सूत्र की ओर खींचता था जिसे तोड़कर मैं यहाँ से गया था। मुझे एक सूत्र वहाँ से बार बार अपनी ओर खींच रहा था, जिसको मैं तोड़कर यहाँ से गया था। यहाँ की एक एक वस्तु में जो आत्मीयता थी, वह यहाँ से जाकर मुझे कहीं नहीं मिली।
मुझे यहाँ की एक एक वस्तु के रूप में आकार का स्मरण, एक एक वस्तु का रूप और आकार सब याद आ रहे थे। फिर प्रकोष्ठ के में आसपास देखता है, चारों ओर देखता है। वहाँ पर कुंभ, बाघ छाल, कुश, दीपक, गेरू की आकृतियाँ और तुम्हारी आँखें। जाने के दिन तुम्हारी आँखों का जो रूप देखा था वह आज तक मेरी स्मृति में अंकित है। मैं अपने को विश्वास दिलाता रहा हूँ कि कभी भी लौट कर आऊँ यहाँ सब कुछ वैसा ही मिलेगा। कोई द्वार खटखटाता है। मल्लिका अव्यवस्थित होकर उस ओर देखती है। कालिदास द्वार की ओर जाना चाहता है पर वह उसे रोक देती है, मना कर देती है। मल्लिका बोलती है कि द्वार बंद रहने दो, तुम जो बात कर रहे हो करते जाओ, द्वार को मत खोलो, गेट मत खोलो, बंद ही रहने दो। कालिदास बोलता है, देख तो लोग कौन आया है। मल्लिका बोलती है, वर्षा का दिन है, कोई भी हो सकता है, तुम बात करते रहो, वह चला जाएगा। बाहर से आगंतुक नशे के स्वर में झल्लाता हुआ लौट जाता है। कोई बाहर है, आया हुआ है और बिल्कुल नशे में है और नशे में झल्लाता है, गुस्साता है, उल्टा सीधा बोलता है। उसके बाद लौट जाता है। हर समय द्वार बंद है और बोलता है कि हर समय द्वार बंद है, हर समय द्वार बंद है। कालिदास बोलता है, कौन था यह? मल्लिका कहती है, कहाँ न कोई भी हो सकता है। वर्षा में जिस किसी को आश्रय की आवश्यकता पड़ सकती है, कोई भी हो सकता है। कालिदास, परंतु मुझे इसका स्वर बहुत विचित्र सा लगा। मल्लिका, तुम यहाँ के संबंध में बात कर रहे थे ना, करो, तुम बात करो। कालिदास बोलता है, लगा जैसे मैं इस स्वर को पहचानता हूँ। मुझे लगा ये जो आवाज़ है मैं इसको कहीं सुना हूँ, पहचानता हूँ। जैसे यहाँ की हर वस्तु की तरह यह भी किसी परिचित स्वर का बदला हुआ रूप लग रहा है। मल्लिका बोल, तुम थक गए हो और अस्वस्थ हो, बैठकर बात करो। कालिदास एक निश्वास छोड़कर आसन पर बैठ जाता है। मल्लिका घुटनों पर बाहें रखकर कुछ दूर नीचे बैठ जाती है। कालिदास बोलता है, मैंने बहुत बार अपने संबंध में सोचा है मल्लिका, मैंने बहुत बार अपने संबंध में सोचा है मल्लिका, और हर बार इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि अंबिका ठीक कहती थी, अर्थात तुम्हारी माँ ठीक ही कहती थी। और बाहें पीछे की ओर फैल जाती है और आंखें छत की ओर उठ जाती हैं और बोलता है, मैं यहाँ से क्यों नहीं जाना चाहता था। एक कारण यह भी था कि मुझे अपने पर विश्वास नहीं था, इसीलिए मैं नहीं जाना चाहता था। मैं नहीं जानता था कि अभाव और भर्त्सना का जीवन व्यतीत करने के बाद प्रतिष्ठा और सम्मान के वातावरण में जाकर मैं कैसा अनुभव करूंगा। मन में कहीं यह आशंका थी कि वह वातावरण मुझे छा लेगा और मेरे जीवन की दिशा बदल देगा, मैं पहले जैसा नहीं रहूँगा। और यह आशंका निराधार नहीं थी, यह सच भी हो गया। आंखें मल्लिका की ओर झुक जाती है और बोलता है, तुम्हें बहुत आश्चर्य हुआ था कि मैं कश्मीर का शासन संभालने जा रहा हूँ ना? तुम्हें यह बहुत अस्वाभाविक लगा होगा। तुमने सोचा ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं, परंतु मुझे इसमें कुछ भी अस्वाभाविक प्रतीत नहीं होता। अभावपूर्ण जीवन की वह एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी। मैं जीवन में कुछ भी नहीं था मेरे, और जब मिला तो मुझे पता ही नहीं चला मैं उसे कब स्वीकार कर लिया। यानी ये बात कह रहा है कि अभावपूर्ण जीवन की वह एक प्रतिक्रिया थी, यानी मेरा जीवन उससे पहले अभाव में बीता, मेरे पास कुछ नहीं था, गरीबी में बीता, अभाव में बीता, और उसी के प्रतिक्रिया थी कि मैं उसको स्वीकार कर लिया। संभवतः उसमें कहीं उन सबसे प्रतिशोध लेने की भावना भी थी जिन्होंने जब तब मेरी भर्त्सना की, और संभवतः यह भी हो सकता है कि मैं वह इसलिए स्वीकार कर लिया कि जब मैं अभावग्रस्त था, गरीब था, तो लोग मेरी भर्त्सना करते थे, मेरी बुराई करते थे, मेरी निंदा करते थे। मैं उनसे बदला भी लेना चाहता था, उनसे प्रतिशोध लेने की जो भावना थी, ठीक है,
शायद वो भी हो सकता है कि मैंने उसे स्वीकार कर लिया। मेरा उपहास भी उड़ाया जाता था। होठ काटकर उठ पड़ता है और झरोखे के पास चला जाता है और फिर बोलता है, परंतु मैं यह भी जानता था कि मैं सुखी नहीं हो सकता। चाहे कितना ही राज मिल जाए, लेकिन मैं सुखी नहीं हो सकता, ये मैं जानता था। मैंने बार बार अपने को विश्वास दिलाना चाहा कि कमी उस वातावरण में नहीं, मुझ में है। मैं अपने को बदल लूं तो सुखी हो सकता हूं, परंतु ऐसा नहीं हुआ। अगर मैं खुद को बदल लिया होता यहीं पर तो मैं सुखी रहा होता, परंतु ऐसा नहीं हुआ। न तो मैं बदल सका, न सुखी हो सका। अधिकार मिला, मुझे अधिकार भी मिला, सम्मान भी बहुत मिला। जो कुछ मैंने लिखा उसकी प्रतिलिपियां देश भर में पहुंच गई, परंतु मैं सुखी नहीं हुआ। किसी और के लिए वह वातावरण और जीवन स्वाभाविक हो सकता था, मेरे लिए नहीं था। मेरे लिए वहाँ का जीवन स्वाभाविक मेरे अनुकूल नहीं था। एक राज्याधिकारी का कार्य क्षेत्र मेरे कार्य क्षेत्र से भिन्न था। मुझे एक राज्य अधिकारी का जो कार्य क्षेत्र है वो अलग होता है और एक कवि का जो कार्य क्षेत्र होता है वो अलग होता है। मुझे बार बार अनुभव होता कि मैंने प्रभुता और सुविधा की मोह में पड़कर उस क्षेत्र में अनाधिकार प्रवेश किया है जिस विशाल में मुझे रहना चाहिए था, उससे दूर हट आया हूँ। जब भी मेरी आंखें दूर तक फैली क्षितिज रेखा पर पड़ती, तभी यह अनुभूति मुझे शालती कि मैं उस विशाल से दूर हट आया हूँ। मैं अपने को आश्वासन देता कि आज नहीं तो कल मैं परिस्थितियों पर वश पा लूँगा और समान रूप से दोनों क्षेत्रों में अपने को बांट दूँगा। मैं यह सोचता था कि मैं किसी दिन इस परिस्थिति पर विजय प्राप्त कर लूँगा और आधा आधा दोनों ओर अपने आप को बांट दूँगा। दोनों क्षेत्रों में आधा से कविता काव्य क्षेत्र में छाया रहूँगा और आधा से शासन भी कर लूँगा। परंतु मैं स्वयं ही परिस्थितियों के हाथे बनता और चलित होता रहा। लेकिन मैंने देखा कि परिस्थितियाँ ही मुझको चला रही हैं और बना रही हैं। मेरे हिसाब से तो कुछ भी नहीं हो रहा है। जिस काल की मुझे प्रतीक्षा थी वह काल भी नहीं आया और मैं धीरे धीरे खंडित होता गया और एक दिन मैंने पाया कि मैं सर्वथा टूट गया हूँ। मैं वह व्यक्ति नहीं हूँ जिसका उस विशाल के साथ कुछ भी संबंध था। क्षण भर वह चुप रहता है, फिर टहलने लगता है और बोलता है, कश्मीर जाते हुए मैं यहाँ से होकर नहीं जाना चाहता था, क्योंकि वो मल्लिका से मिल कर के नहीं गया जब दूसरी बार आया था। तो वही बोल रहा है कि कश्मीर जाते हुए मैं यहाँ से होकर नहीं जाना चाहता था। मुझे लगता था कि यह प्रदेश, यहाँ की पर्वत श्रृंखला और उपत्यकाएं मेरे सामने एक मुख्य प्रश्न का रूप ले लेंगी। चुप रहेंगी, लेकिन फिर भी प्रश्न खड़ा हो जाएगा और फिर भी लोभ का संवरण नहीं हुआ। परंतु उस बार यहाँ आकर मैं सुखी नहीं हुआ। मुझे अपने से वितृष्णा हुई, उनसे भी वितृष्णा हुई जिन्होंने मेरे आने के दिनों को उत्सव की तरह माना। तब पहली बार मेरा मन मुक्ति के लिए व्याकुल हुआ था, परंतु उस समय मुक्त होना संभव नहीं था। मैं तब तुमसे मिलने के लिए नहीं आया क्योंकि भय था, एक डर था मुझे, इसीलिए तुमसे मिलने नहीं आया कि तुम्हारी आंखें मेरे अस्थिर मन को और अस्थिर कर देगी। अर्थात एक तो मेरा मन पहले ही स्थिर नहीं है, अगर जब मैं तुमसे मिलूँगा तो तुम्हारी ये आंखें मुझे और अस्थिर कर देंगी। मैं इससे बचना चाहता था, उसका कुछ भी परिणाम हो सकता था। मैं जानता था तुम पर उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी, दूसरे तुमसे क्या कहेंगे। फिर भी उस संबंध में निश्चित था कि तुम्हारे मन में कोई वैसा भाव नहीं आएगा और मैं यह आशा लिए हुए चला गया
कि एक कल ऐसा आएगा जब मैं तुमसे यह सब कह सकूँगा और तुम्हें अपने मन के द्वंद्व का विश्वास दिला सकूँगा। यह नहीं सोचा कि द्वंद्व एक ही व्यक्ति तक सीमित नहीं होता, परिवर्तन एक ही दिशा में व्याप्त नहीं करता। इसलिए आज यहाँ आकर बहुत व्यर्थता का बोध हो रहा है। फिर झरोखे के पास चला जाता है और उसके बाद जाता है, फिर वहाँ से बोलता है, लोग सोचते हैं मैंने उस जीवन और वातावरण में रहकर बहुत कुछ लिखा, परंतु मैं जानता हूँ कि मैंने वहाँ रहकर कुछ नहीं लिखा। जो कुछ लिखा है वह यहाँ के जीवन का ही संचय था। कुमार संभव की पृष्ठभूमि यह हिमालय है और तपस्विनी उमा तुम हो, और उस पर जो तपस्विनी उमा है वह उमा तपस्विनी उमा नहीं है, वो तुम हो। अर्थात कुमार संभव की जो तपस्विनी है वो तुम हो मल्लिका। मेघदूत के यक्ष की पीड़ा मेरी पीड़ा है, और मेघदूत में जो यक्ष है, जो यक्ष की जो पीड़ा है वो पीड़ा यक्ष की नहीं है, वो पीड़ा मेरी है। और विरह विमर्दिता यक्षिणी तुम हो, और यक्षिणी तुम हो। यद्यपि मैंने स्वयं यहाँ होने और तुम्हें नगर में देखने की कल्पना की, अभिज्ञान शकुंतलम में शकुंतला के रूप में तुम ही मेरे सामने थी। अर्थात जब मैं अभिज्ञान शकुंतला लिख रहा था उस समय शकुंतला के रूप में भी तुम ही थी मेरे सामने। मैंने जब जब लिखने का प्रयत्न किया तुम्हारे और अपने जीवन के इतिहास को फिर दोहराया, उसी को लिखा, और जब उससे हटकर लिखना चाहा तो रचना प्राणवान नहीं हुई, और जब जब अपने से और तुमसे हट करके लिखना चाहा तब वो रचना बेकार हो गई, वो प्रसिद्ध हुई ही नहीं। रघुवंश में जो अज है, अज का जो विलाप है, जो रो रहा है, वह मेरी ही वेदना है, वह मेरी ही वेदना की अभिव्यक्ति है। और उसके बाद फिर मल्लिका दोनों हाथ में मुंह छिपा लेती है। कालिदास सहसा बोलते बोलते रुक जाता है और क्षण भर उसकी ओर देखता रहता है। और बोलता है, चाहता था तुम यह सब पढ़ पाती, परंतु सूत्र कुछ इस रूप में टूटा था कि। उसके बाद मल्लिका मुंह से हाथ हटाकर नकारात्मक भाव से सिर हिलाती है और बोलती है, वह सूत्र कभी नहीं टूटा। वो बोलती है, आश्वासन देती है कि वह सूत्र कभी नहीं टूटा, और उठकर वस्त्र में लिपटे पन्ने कोने से उठा लाती है। एक कपड़े में पन्ने लपेट कर रखी है और कालिदास के हाथ में रख देती है। कालिदास पन्ने पलट कर देखता है। कालिदास, मेघदूत? और कालिदास बोलता है कि मेघदूत, तुम्हारे पास मेघदूत की प्रतिलिपि कैसे पहुंच गई? मल्लिका बोलती है, मेरे पास तुम्हारी सब रचनाएं हैं, रघुवंश भी है, शकुंतलम भी है, सबकी प्रतियां मैंने कुछ ही मास पहले मुझे मिल पाई हैं। कालिदास, तुम्हारे पास मेरी सब रचनाएं हैं, परंतु वे यहाँ कैसे उपलब्ध हुई? मल्लिका बोलती है, उज्जैनी के व्यवसायी कभी कभी इसी मार्ग से होकर भी जाते हैं। कालिदास, और उनके पास ये प्रतिलिपियां मिल जाती है? मल्लिका, मैंने कहकर मंगवाई थी, वर्ष 2 वर्ष में कहीं एक प्रतिलिपि मिल पाती थी। कालिदास, और इनके लिए धन, इनके लिए पैसा कहाँ से आए? मल्लिका बोलती है, वर्ष 2 वर्ष में एक प्रति मिल पाती थी। धन एकत्रित करने के लिए बहुत समय रहता था, मैं पैसा इकट्ठा कर लेती थी, क्योंकि साल 2 साल में एक प्रतिलिपि मिलती थी। कालिदास सिर झुकाए आसन पर आ बैठता है। कालिदास बोलता है, जो अभाव वर्षों में मुझे सालते रहे हैं वे आज और बड़े प्रतीत होते हैं। मल्लिका, मुझे वर्षों पहले यहाँ लौट आना चाहिए था, ताकि यहाँ वर्षा में भीगता और भीग कर लिखता वह सब जो मैं अब तक नहीं लिख पाया, और जो आषाढ़ के मेघों की तरह वर्षों
से मेरे अंदर घुमड़ घुमड़ रहा है। मैं यहाँ होता तो उसे अवश्य लिखता, पर वहाँ मैं लिख नहीं पाया। वहाँ जो भी लिखा वो अपनी पीड़ा लिखा और तुम्हारी पीड़ा लिखा, उसके अलावा तो मैंने कुछ लिख ही नहीं पाया। निश्वास छोड़कर आसन पर रखे ग्रंथ को उठा लेता है और उसके पन्ने पलटने लगता है, परंतु बरस नहीं पाता क्योंकि उसे ऋतु, और बोलता है कह रहा है कि वर्षों से मेरे अंदर घुमड़ रहा है, लेकिन मैं उसको बरस नहीं पाता क्योंकि उसे ऋतु नहीं मिलती, क्योंकि उसे बरसने वाला मौसम ही नहीं मिलता, उसे वायु नहीं मिलती। यह कौन सी रचना है, ये तो केवल कोरे पृष्ठ हैं। और बोलता है ये कौन सी रचना है, इसमें तो सादे सादे पृष्ठ हैं। तो मल्लिका बोलती है कि ये रचना नहीं है, ये पन्ने हैं, अपने हाथों से बनाकर मैंने सिए थे। सोचा था तुम राजधानी से आओगे तो मैं तुम्हें यह भेंट दूंगी और कहूँगी कि इन पृष्ठों पर अपने सबसे बड़े महाकाव्य की रचना करना, परंतु उस बार तुम आकर भी नहीं आए। लेकिन तुम उस बार आए थे लेकिन मिलने नहीं आए। यह भेंट ही यहीं पड़ी रह गई, मैं दे नहीं पाई। अब तो ये पन्ने टूटने भी लगे हैं, अब तो ये पन्ने अब टूट रहे हैं और मुझे कहते संकोच होता है कि ये तुम्हारी रचना के लिए है। कालिदास पन्ना पलटता जाता है और बोलता है तुमने ये पृष्ठ अपने हाथों से बनाए थे कि इन पर मैं एक महाकाव्य की रचना करूं। पन्ने पलटते हुए एक स्थान पर रुक जाता है। स्थान स्थान पर इन पर पानी की बूंदें पड़ी हैं, जो निसंदेह वर्षा की बूंदें तो नहीं है। जगह जगह पर पानी की बूंद पड़ी हुई दिखाई देती है और कालिदास कहते हैं कि निसंदेह ये वर्षा की बूंद नहीं है। लगता है तुमने आँखों से इस कोरे पृष्ठों पर बहुत कुछ लिखा है। कालिदास कहते हैं कि ये जो कोरे पृष्ठ हैं ये कोरे नहीं है, इस पर लिखा हुआ है, पानी की बूंद इस पर पड़ी हुई है और तुमने अपने आँखों से आंसू बहा करके इस कोरे पृष्ठों को भर डाला है। और बोलते हैं और आँखों से ही नहीं, स्थान स्थान पर ये पृष्ठ श्वेत कणों से मैले हो गए हैं। स्थान स्थान पर फूलों की सूखी पत्तियों ने अपने रंग इन पर छोड़ दिए हैं। जो इसमें फूल पत्ती तुम रखी हो उनके भी कलर इस पर छूट गए हैं। कई स्थानों पर तुम्हारे नखों ने इन्हें छीला है और कई स्थानों पर ऐसा लग रहा है तुम्हारे नखूनों ने उसको खुरूचा है, छीला है। तुम्हारे दांतों ने इन्हें काटा है और इसके अतिरिक्त ये ग्रीष्म की धूप के हल्के हल्के गहरे रंग, हेमंत की पत्र धूलि और इस घर की सिलन, ये पृष्ठ अब कोरे कहाँ है मल्लिका। इस पर तो तुमने बहुत कुछ लिखा है, बहुत कुछ लिखा है, इतना ज़्यादा लिखा है कि एक महाकाव्य की रचना हो चुकी है। इसमें अनंत सर्ग है मल्लिका। ये एक बहुत बड़ा महाकाव्य है, एक बहुत बड़े महाकाव्य है जिसमें अनंत सर्ग दिखाई दे रहे हैं। और ग्रंथ को रख देता है। और बोलता है इन पृष्ठ पर अब नया कुछ क्या लिखा जा सकता है, इस पर तो तुमने सब कुछ लिख डाला है। उठकर झरोखे के पास चला जाता है, कुछ क्षण बाहर देखता रहता है, फिर मल्लिका की ओर मुड़ आता है और बोलता है परंतु इसके आगे भी तो जीवन शेष है। और बोलता है कि मल्लिका, जो जीवन बीत गया, परंतु इसके आगे भी तो जीवन शेष है। हम फिर अथ से आरंभ कर सकते हैं, हम फिर से शुरू से आरंभ कर सकते हैं मल्लिका। तभी अंदर से बच्ची के कुनमुनाने और रोने का शब्द सुनाई देता है। मल्लिका सहसा उठकर उद्विग्न भाव से उसे उस ओर चल देती है। कालिदास हतप्रभ सा उसे जाते देखता है। कालिदास बोलता है मल्लिका। मल्लिका रुक कर उसकी ओर देखती है। कालिदास, किसके रोने का शब्द है यह?
मल्लिका बोलती है, यह मेरा वर्तमान है, यह मेरा वर्तमान है, और अंदर चली जाती है। कालिदास स्तंभित सा प्रकोष्ठ के बीचों बीच आ जाता है। कालिदास बोलता है, तुम्हारा वर्तमान है? क्या है तुम्हारा वर्तमान? तब फिर कोई द्वार खटखटाता है, फिर पैरों की चोट से द्वार पर अपने आप मारता है और द्वार खुल जाती है। धोड़ी में विलोम द्वार को कोसता खड़ा है, वस्त्र कीचड़ से लथपथ है, कहीं गिर के आया है क्योंकि नशे में है, तो कहीं कीचड़ में गिर जाता है। वह झूलता सा अंदर आता है। विलोम बोलता है, भीगे दिन में फिसल कर गिरे और गिरे खाई में। कितनी बार कहा है भैया विलोम, बहुत ऊंचे मत चढ़ा करो, परंतु भैया विलोम क्यों मानने लगे? पहले आए तो द्वार बंद, लौट कर गए और फिसल गए, फिर आए तो द्वार बंद, फिर लौट कर जाते तो क्या होता? एक बार लौट के गए तो फिसल कर गिर गए, दूसरी बार जाते तो क्या होता? आज का दिन ही ऐसा है कि मेरा भाग्य ही खराब है। तब तक कालिदास को देखकर बोलते बोलते रुक जाता है। इतना सब बोलता है, उसके बाद कालिदास को देख लेता है तो फिर बोलते बोलते रुक जाता है। दृष्टि का भाव ऐसा हो जाता है जैसे किसी बहुत सूक्ष्म वस्तु का अध्ययन कर रहा हो। अब वो ऐसा लग रहा है कि उसका नशा उतर गया है, बड़ा सूक्ष्म दृष्टि, सूक्ष्म अध्ययन किसी वस्तु के बारे में कर रहा हो। न जाने आँखों को क्या हो गया। अब वो बोलता है कि न जाने, विलोम बोलता है कि न जाने मेरी आँखों को क्या हो गया है। कभी अपरिचित आकृतियाँ बहुत परिचित जान पड़ती हैं और कभी परिचित आकृतियाँ भी परिचित नहीं लगती। अब यह इतनी परिचित आकृति है और मैं इसे पहचान ही नहीं रहा हूँ। आकृति जानी हुई है और व्यक्ति नया सा लगता है। क्यों बंधु, तुम मुझे पहचानते हो? विलोम बोलता है कि क्यों बंधु, तुम मुझे पहचानते हो? मल्लिका अंदर से आती है और विलोम को देखकर द्वार के पास जड़ हो जाती है, बिल्कुल जम जाती है, हिलती नहीं है द्वार के पास से, अब वहीं खड़ी हो जाती है। कालिदास, आकृति बहुत बदल गई है परंतु व्यक्ति आज भी वही है। कालिदास बोलता है, विलोम स्वर भी परिचित है और शब्द, और विलोम बोलता है कि स्वर भी परिचित सा लगता है और शब्द भी। आंखें स्थिर करके देखने का प्रयत्न करता है और फिर सहसा हंस उठता है और फिर हंसने लगता है और बोलता है, तो तुम हो, तुम, गिरने और चोट खाने का सारा कष्ट दूर हो गया। कितने दिनों से तुम्हें देखने की लालसा मन में थी, आओ। उसकी ओर बाहें बढ़ाता है परंतु कालिदास उसके सामने से हट जाता है और तो विलोम बोलता है, अरे गले नहीं मिलोगे, मेरा शरीर मैला है इसलिए, या मुझी से घृणा है, परंतु इस तरह मेरा तुम्हारा संबंध नहीं टूट सकता। तुमने कहा था ना कि हम एक दूसरे के बहुत निकट पड़ते हैं। नहीं कहा था? मैंने इस वर्षों में उस निकटता में अंतर नहीं आने दिया। मैं तो समझता हूँ कि अब हम एक दूसरे के और भी निकट पड़ते हैं। मल्लिका की ओर मुड़ता है और बोलता है कि क्यों मल्लिका, मैं ठीक नहीं कहता? तुम वहाँ स्तंभित से क्यों खड़ी हो? विलोम, इस घर में अब तो अयाचित अतिथि नहीं है। बोलता है कि अब क्यों खड़ी हो? विलोम, अब इस घर में कोई अनचाहा अतिथि तो नहीं है। अब तो वह अधिकार से आता है। अब तो यह अतिथि नहीं हूँ मैं, अब तो अधिकार से आता हूँ। नहीं, अब तो वह इस घर में कालिदास का स्वागत और आतिथ्य कर सकता है, क्या नहीं कर सकता? अब स्टोरी ये है कि विलोम से जो है मल्लिका की शादी हो चुकी है, ठीक है। अब इसीलिए वो ये बात बोल रहा है क्योंकि जब पहले आता था तो मल्लिका उसको बाहर निकाल देती थी, लेकिन जब कालिदास से मिलना होता था तो विलोम को बाहर भगा देती थी, बोलती थी उटपटा। तो उसी चीज़ को बोल रहा है विलोम कि अब तो मैं
अयाचित अतिथि तो नहीं हूँ, अब तो मैं इस घर का सदस्य हूँ और मैं इस घर में आतिथ्य कर सकता हूँ कालिदास का। फिर कालिदास की ओर मुड़ता है और फिर बोलता है, कहोगे कितनी आकस्मिक बात है कि तब भी मुझसे इसी घर में भेंट हुई थी। कह रहे कि ये कितनी आश्चर्य की बात है कि उस समय भी इसी घर में हम दोनों की भेंट हुई थी और आज भी यही हुई है। परंतु सच मानो यह आकस्मिक बात नहीं है, आया आश्चर्य की बात नहीं है। तुम जब भी आते हो हमारी भेंट यही होती है। कहकर उसके बाद मल्लिका की ओर मुड़ता है और फिर बोलता है, तुमने अब तक कालिदास के आतिथ्य का उपक्रम नहीं किया, कालिदास का स्वागत नहीं किया, आतिथ्य नहीं किया, सेवा सत्कार नहीं किया। वर्षों के बाद यह अतिथि घर में आए और उसका आतिथ्य न हो। जानती हो कालिदास को इस प्रदेश के हरिण शावकों का कितना मोह है। फिर कालिदास की ओर मुड़ता है और बोलता है, एक हरिण शावक इस घर में भी है। तुमने मल्लिका की बच्ची को नहीं देखा, वो हरिण शावक ही है। उसकी आंखें किसी हरिण शावक से कम सुंदर नहीं है। और जानते हो अष्टावक्र क्या कहता है? कहता है, तब तक मल्लिका सहसा आगे बढ़ जाती है और बोलती है कि आर्य विलोम। और उसके बाद विलोम हंसता है और बोलता है, तुम नहीं चाहती कि कालिदास यह जाने कि अष्टावक्र क्या कहता है, परंतु मुझे उसकी बात पर विश्वास नहीं होता। मैं इसीलिए कह रहा था कि संभव है कालिदास ही देखकर बता सके कि अष्टवक्र की बात कहाँ तक सच है। क्या बच्ची की आकृति सचमुच विलोम से मिलती है या नहीं? मल्लिका हाथों में मुंह छिपाए आसन पर बैठ जाती है। विलोम कालिदास के पास चला जाता है और बोलता है, चलो देखोगे? कालिदास बोलता है, यहाँ से चले जाओ विलोम। कालिदास बोलता है कि यहाँ से चले जाओ विलोम। विलोम बोलता है, चला जाऊँ? और हंसता है, क्योंकि कालिदास को नहीं पता है कि मल्लिका का विवाह जो है विलोम से हो चुका है। इसीलिए कालिदास बोलता है कि यहाँ से चले जाओ विलोम। तो विलोम बोलता है कि चला जाऊँ, और हंसने लगता है और बोलता है, इस घर से या इस ग्राम प्रांतर से ही चला जाऊँ? बताओ, सुना है शासन बहुत बलवान होता है, प्रभुता में बहुत सामर्थ्य होता है। कालिदास बोलता है, मैं कह रहा हूँ इस समय यहाँ से चले जाओ। कालिदास बोलता है कि मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से इस समय चले जाओ। विलोम बोलता है, क्योंकि तुम यहाँ लौट आए हो इसलिए चले जाऊँ? क्योंकि वर्षों से छोड़ी हुई भूमि आज फिर तुम्हें अपनी प्रतीत होने लगी है? जो वर्षों से तुम भूमि छोड़ के गए थे वो आज तुम्हारी हो लग रही है, इसलिए छोड़ के चला जाऊँ? क्योंकि तुम्हारे अधिकार शाश्वत हैं, इसलिए छोड़ के चला जाऊँ कि तुम्हारा अधिकार शाश्वत है, हमेशा के लिए है। और हंसता है और बोलता है, जैसे तुमसे बाहर जीवन की गति ही नहीं है। ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे बाहर तुमसे हट करके जीवन की कोई गति ही नहीं है। तुम ही तो हो और कोई नहीं है। परंतु समय निर्दय नहीं है, उसने औरों को भी सत्ता दी है, अधिकार दिए हैं। वह धूप और नैवेद्य लिए घर की देहली पर रुक नहीं रहा है। उसने औरों को अवसर दिया है, निर्माण किया है। तुम्हें उसके निर्माण से वितृष्णा होती है, क्योंकि तुम जहाँ अपने को देखना चाहते हो नहीं देख पा रहे हो। कई क्षण उसकी ओर देखता रहता है, फिर हंसता है और विलोम फिर बोलता है, तुम चाहते हो इस समय मैं यहाँ से चला जाऊँ? मैं चला जाता हूँ, इसलिए नहीं कि तुम आदेश देते हो, परंतु इसलिए मैं जाता हूँ कि तुम आज यहाँ अतिथि हो और अतिथि की इच्छा का मान होना चाहिए, इसलिए चला जाता हूँ। और द्वार की ओर चल देता है। द्वार के पास रुककर मल्लिका की ओर देखता है और बोलता है, देखना मल्लिका, आतिथ्य में कोई कमी न रहे। जो अतिथि वर्षों में एक बार आया है वह आगे जाने कभी आएगा या नहीं आएगा।
उसके बाद अर्थपूर्ण दृष्टि से दोनों की ओर देखता है और चला जाता है। मल्लिका मुंह से हाथ हटाकर कालिदास की ओर देखती है। कुछ क्षण दोनों चुप रहते हैं। फिर मल्लिका बोलती है, क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हो? कालिदास झरोखे के पास चला जाता है। कालिदास बोलता है, सोच रहा हूँ कि वह आषाढ़ का ऐसा ही दिन था, ऐसी ही घटा में मेघ भरे थे और असमय अंधेरा हो आया था। मैंने घाटी में एक आहत हरिण शावक को देखा था और उठाकर यहाँ ले आया था। तुमने उसका उपचार किया था। मल्लिका उठकर उसके पास चली जाती है और मल्लिका बोलती है, और भी तो कुछ सोच रहे हो? कालिदास, और सोच रहा हूँ कि उपत्यकाओं का विस्तार वही है, पर्वत शिखर की ओर जाने वाला मार्ग भी वही है, वायु में वैसी ही नमी है, वातावरण की ध्वनियाँ भी वैसी ही, सब कुछ वैसा ही है। मल्लिका बोलती है, और? तब कालिदास कहता है, और कि वही चेतना है जिसमें कंपन होता है, वही हृदय है जिसमें अवशेष जागता है। परंतु मल्लिका चुपचाप उसकी ओर देखती रहती है। कालिदास वहाँ से हटकर आसन के पास आ जाता है और वहाँ से ग्रंथ उठा लेता है और बोलता है, परंतु यह कोरे पृष्ठ का महाकाव्य तब भी नहीं लिखा गया था। कह रहा है कि परंतु यह कोरे पृष्ठ का महाकाव्य तब नहीं लिखा गया था। मल्लिका बोलती, तुम कह रहे थे कि तुम फिर अत से आरंभ करना चाहते हो। मल्लिका बोलती है कि तुम ये कह रहे थे कि फिर हम फिर से आरंभ कर सकते हैं, करना चाहते हैं, अर्थात तुम ये बता रहे थे कि तुम फिर से आरंभ करना चाहते हो। कालिदास बोला, कालिदास ने श्वास छोड़ते हुए, कालिदास बोला, मैंने कहा था कि मैं अत से आरंभ करना चाहता हूँ। यह संभवतः इच्छा का समय के साथ द्वंद्व था, परंतु देख रहा हूँ कि समय अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि मल्लिका कहती है, क्योंकि फिर अंदर से बच्ची के रोने का शब्द सुनाई देता है। मल्लिका झट से अंदर चली जाती है। कालिदास ग्रंथ आसन पर रखता है, वह जैसे अपने को उत्तर देता है। यानी कालिदास को भी अब लगने लगा था कि शायद देर हो गई है, मल्लिका अब शादी कर चुकी है, शायद इसको भी महसूस हो जाता है। कालिदास बोलता है, क्योंकि वह प्रतीक्षा नहीं करता, और ये बोल रहा है कि समय बहुत शक्तिशाली है, क्योंकि वो प्रतीक्षा नहीं करता। अर्थात मैं लेट हो गया। कालिदास ने कहा कि मैं लेट हो गया, क्योंकि कालिदास को स्पष्ट हो गया, शंका नहीं, स्पष्ट हो गया कि विलोम से विवाह हो गया है और मैं लेट हो गया हूँ। समय बहुत बलवान है, वह किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, और बिजली चमकती है और मेघ गर्जन सुनाई देता है। कालिदास एक बार चारों ओर देखता है, फिर झरोखे के पास चला जाता है। वर्षा पड़ने लगती है। वह झरोखे के पास आकर ग्रंथ को एक बार फिर उठाकर देखता है और रख देता है। फिर एक दृष्टि अंदर की ओर डालकर ड्योढ़ी में चला जाता है। क्षण भर सोचता है सा वह रुका रहता है, फिर बाहर से दोनों किवाड़ मिला देता है। वर्षा और मेघ गर्जन का शब्द बढ़ता जाता है। कुछ क्षणों के बाद मल्लिका बच्ची को वच से सटाए अंदर से आती है और कालिदास को न देखकर दौड़ती सी झरोखे के पास चली जाती है, क्योंकि कालिदास अब वहाँ से जा चुका था। मल्लिका बोलती है कि कालिदास उसी तरह झरोखे के पास आकर ड्योढ़ी के किवाड़ खोल देती है और चिल्लाती है, कालिदास। पर बाहर की ओर बढ़ने लगते हैं, पैर जो है बाहर की ओर बढ़ने लगते हैं, परंतु बच्ची को बाहों में देखकर जैसे वहीं जकड़ जाती है। फिर टूटी सी आकर आसन पर बैठ जाती है और बच्ची को और साथ सटाकर रोती हुई उसे चूमने लगती है। बिजली बार बार चमकती है और मेघ गर्जन सुनाई देता रहता है। और यहीं पर नाटक हमारा समाप्त हो जाता है। कालिदास और मल्लिका की स्टोरी यहीं पर समाप्त हो जाती है। मोहन राकेश अपने नाटक को यहीं पर
ख़त्म कर देते हैं। इस प्रकार नाटक का तीसरा अंक भी आज संपूर्ण हुआ। आप सभी लोग से उम्मीद है कि इस नाटक को देखेंगे और जो भी इस पर बन सकेगा, आप जो भी कमी नज़र आएगा या जो भी सुझाव होगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य करेंगे। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम लोग किसी अगले नाटक में। तब तक के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज राखी का दिन है, रक्षाबंधन है, तो आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं।